जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको बताना है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन एम.एन. रॉय का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी.आर. अंबेडकर के द्वारा या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपको बताना है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, अंत तक जुड़ना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। कितना प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताना है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को या फिर भगत सिंह को? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को। किसे? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने की। जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या फिर कालिदास। बात करें सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। कौन? तो दयानंद सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। जरूर ध्यान रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो गीतांजलि हो जाएगा, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और मिलेंगे तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, रिफन डलहौजी या फिर विलियम बेंटिंक। तो बात करें भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या फिर रामकृष्ण मिशन। तो बताना है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा? तो बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज हो जाएगा। क्या? तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो पहले ही आपको हमने बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? तो राजा राममोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पूछा जाता है कब की गई? तो 1828 में। ध्यान रखिएगा। बात करें रामकृष्ण मिशन तो किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फूले, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु जो हुई थी ये बाहर हुई थी। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश,
भूमध्य रेखीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। क्या? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, टैगा प्रदेश या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो टैगा प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश या फिर सवाना प्रदेश। तो बात करें एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के। कहां के? तो टुंड्रा प्रदेश के, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा हो जाएगा। क्या? तो सभी को ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा? हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज या फिर कर्णप्रयाग। तो कई बार हमने आपको बताया है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो प्रयागराज है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना या फिर भागीरथी। तो यमुना नदी के किनारे। कहां पर? तो बात करेंगे जब आगरा की, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। शानदार प्रश्न है, तो जरूर ध्यान रखिए। गंगा की बात करें तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है। पटना है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर दिल्ली। तो बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो अभी आपको हमने बताया कानपुर जो है ये भी गंगा नदी के तट पर है, पटना भी है, वाराणसी भी है, लेकिन दिल्ली की बात करें तो ये यमुना नदी के तट पर है। आपको हमने कई बार बताया है, दिल्ली जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, जरूर ध्यान रखें। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सब कहां पर है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोमती नदी कई बार हम बता चुके हैं, चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या फिर सुल्तानपुर। तो लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये जो तीनों है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये जो तीनों है ये कहां पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। कहां पर? तो गोमती नदी के तट पर स्थित, जबकि चित्रकूट नहीं है, तो चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर चालुक्य। तो बताना है किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर चालुक्य। तो गुप्त काल में। किसमें? तो किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त काल में, जरूर ध्यान रखिए। अजंता की गुफाएं पूछी जाती है, अजंता और एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में है, जरूर ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश। तो बात करेंगे जब लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें। इससे जो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। हम आपके लिए और विश्वास के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कोई भी वीडियो होगी और आपका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम वही प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं तो ध्यान रखना, आप निश्चित एग्जाम फतेह करके आएंगे, जरूर ध्यान रखना। इसलिए चैनल के साथ जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर, त्रावणकोर या फिर कुर्ग या फिर कच्छ बिहार। तो इसका राइट आंसर है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो त्रावणकोर इसका राइट आंसर है। 20 है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है?
द्रव्यमान ऊर्जा, रैखिक संवेग दाब। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं बर्नौली का जो सिद्धांत ये किस पर संरक्षण किसका, तो ऊर्जा का। जरूर ध्यान रखें, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, फतेह निश्चित ही आप करेंगे। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सहायता के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बात जब करेंगे कि लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो इसका जब सही उत्तर चयन किया जाएगा तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, और एक ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो जब प्रकाश की बात होगी तो ये अनुप्रस्थ तरंगे कैसी हैं, तो प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि अनुदैर्घ्य की बात करें तो ध्वनि ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। आप ध्यान रखें, ध्वनि धा इसमें भी है और ध्वनि में भी धा है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखना, थोड़ा रिलेट करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। धा में भी ध्वनि है, जो है अनुदैर्घ्य में भी ध्वनि है, और जो है ध्वनि में भी ध्वनि है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी हैं, तो ध्वनि जो है ध्वनि तरंगे कैसी हैं, तो अनुदैर्घ्य है। अनुप्रस्थ कौन सी हो जाएंगी, तो प्रकाश हो जाएंगी। ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने। किसने? तो मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो मैक्सवेल ने की। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? हीरा, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन। तो प्रकाश का वेग किसमें जो है न्यूनतम होता है, तो इसका जब बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा निर्वात में। किसमें? तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम यहां पर पूछा गया, किसमें अधिकतम पूछा गया है, तो निर्वात हो जाएगा। किसमें? तो निर्वात में अधिकतम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम, टाट। सभी को पता है दालचीनी। आसान प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत की जब बात होगी, उड़द होगा, चना होगा, मटर होगा या फिर सोयाबीन हो जाएगा। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? नेटम से, साइकस से, देवदार से या फिर चीड़ से। तो तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, तो चीड़ हो जाएगा। क्या? तो तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। कहां से? तो चीड़ से किया जाता है। ध्यान रखेंगे, गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फूल की कली से या फिर फल से। तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फूल की कली से। कहां से? तो फूल की कली से सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। ध्यान रखेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो बात करेंगे जब भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो संसद के पास है। किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो बताना है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय
प्रणाली से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहां से? तो फ्रांस से इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, बीड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका जो राइट आंसर की बात करेंगे तो वीणा हो जाएगा। क्या बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती आपको नहीं करना है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो 34 का जो राइट आंसर है अकबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 35 है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? हाकिंस, थॉमस रू, मांसरेट या फिर पीटर मुंडी? तो जब बात करेंगे कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, तो पीटर मुंडी आया था। कौन? तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी आया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या फिर समरकंद में? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? तो बादशाह की पदवी धारण की थी, इसका जो राइट आंसर है काबुल हो जाएगा। क्या? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? तो काबुल में धारण की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जहांगीर को कहां दफनाया गया? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या फिर श्रीनगर में? तो जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहां पर? तो लाहौर में। कहां पर? तो जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया, ध्यान रखिएगा। गलती नहीं करेंगे, कहां पर दफनाया गया? तो लाहौर में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? बताना है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो लास्ट सेकंड है दोस्तों। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो सपोर्ट जरूर करें। आपको जो है आपकी हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो सहयोग जरूर करें। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने? तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की बनवाई थी किसने? तो शेरशाह सूरी ने। पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहां पर है? तो सासाराम में। सासाराम कहां पर स्थित? तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास। रोहतास में क्या है? तो सासाराम है। सासाराम में शेरशाह सूरी की मकबरा है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या फिर सिद्ध बसीर? तो बात करें गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसके विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के पश्चात। बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो फतेहपुर सिकरी में है। पंचमहल भी वहां पर है। दोस्तों 40 प्रश्न थे, 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ, 40 में आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। अगर आप जो है 25 से एबव जा रहे तो आपकी जो पढ़ाई है, तैयारी है, बेहतरीन चल रही है। अगर आपकी कम है तो आपको सभी प्रैक्टिस सेशन को करने की जरूरत है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।